तो आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सबसे पहले हम लोगों ने अपने हायर सेकेंडरी में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वेयर x इज़ द रियल पार्ट एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वी हैव टू स्टडी अबाउट द फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन रिप्रेजेंटेड इट बाय f of z, and also we can say it is omega, it is equal to u plus iota v. This u is the real part here and v is the imaginary part here. This u is a function of x and y and v is a function of x and y. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले इसके अंदर आता है अ कंडीशन फॉर फंक्शन f of z इज़ टू बी एनालिटिक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंडीशन फॉर ए फंक्शन to be analytic. Analytic means a defined function, and the other name of analytic function will be a regular function or holomorphic function. तो तीनों का मतलब एक ही है, तो या तो एनालिटिक फंक्शन बोलो या रेगुलर बोलो या होलोमॉर्फिक बोलो। तो कंडीशन नंबर 1 आती है आपके पास। कंडीशन नंबर 1 है द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x should be equal to partial derivative of v with respect to y, and partial derivative of u with respect to y should be equal to minus of partial derivative of v with respect to x. This condition is known as Cauchy-Riemann condition. Cauchy-Riemann condition. In short, we will say here CR equation. एंड कंडीशन नंबर 2 है आपके पास डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन और एफ प्राइम जेड शुड बी यूनिक, should be unique, should have a single value, right? If both these conditions are satisfied, then we will say the function f of z is a analytic function. अब सबसे पहले कॉन्टिन्यूस के बारे में आप सबको पता है, फिर भी मैं शॉर्ट में कॉन्टिन्यूस के बारे में बता रहा हूँ। सपोज करो मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ जो मर्जी पुट करो, वट एवर द वैल्यू, x इज 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू माइनस इन्फिनिटी, फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू, इसकी वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकती। नेचुरली आपको कोई रियल वैल्यू पुट करनी है x की, तो हर x की वैल्यू के लिए x ऑफ स्क्वायर विल अटेन सम फाइनाइट वैल्यू। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और सपोज आई हैव गिवन यू 1 अपॉन x। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इट्स मीन द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर हम x इज इक्वल टू 0 को छोड़ दें और बाकी सभी x की वैल्यू के लिए बात करें तो 1 अपॉन x इज ए डिफाइंड वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। इफ सपोज मैं बात करता हूँ रूट x की, अगर यहाँ पे x की वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट। तो बेसिकली द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर रूट इज़ नॉट ए डिफाइंड वैल्यू, इज़ नॉट ए रियल क्वांटिटी। तो दिस इज अगेन अ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर x लेस देन 0 एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन x की, तो आपको पता है साइन x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, वट एवर द वैल्यू ऑफ x विल बी देयर। तो इट इज़ ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सिमिलरली कॉस x इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इट्स वैल्यू ऑलवेज कन्फाइंड between the range -1 to 1, so it is also continuous. Similarly exponential function is always continuous function because its value always have a finite, because it attains always finite value for all values of x. एक अगर हम बात करें tan of x की, tan of x, तो आपको पता है अगर यहाँ x की वैल्यू मेरी ऑड मल्टीपल π/2 हो जाए, मतलब π/2 आ गई वैल्यू यहाँ पे, तो tan of π/2 कितना हो गया, इन्फिनिटी, नॉट ए डिफाइंड वैल्यू। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at what value of x, at odd multiple of pi/2, right?
तो ये मेरे पास बात है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपके पास, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन द एंटायर जेड प्लेन, आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बारे में बता दूं, अगर आपको कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड गिवन है इन टर्म्स ऑफ जेड और आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला स्टेट आप लर्न करो। ये होता है आपके पास एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन द एंटायर जेड डोमेन एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है। सबसे पहले जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, आपको पहले यू और वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है आपके पास, ई रेज टू पावर जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या होता है आपके पास, यू प्लस आइटा वी, और आपका जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई। तो इस पार्ट को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आइटा वाई। दिस पार्ट कैन बी expressed as e raised to power x, e raised to power iota y I can write in this form cos y plus iota sin y. Here two complex number are equal. When two complex number are equal, real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. So here real part is u, this is equal to e raised to power x cos y, and imaginary part here is v, and in the right hand side the imaginary part will be e raised to power x sin y. तो यहाँ से आपको रियल पार्ट आपने u निकाल लिया और v निकाल लिया। अब कंडीशन नंबर 1 लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप u का करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेल u बाय डेल x कितना मिलेगा आपको, e raised to power x derivative is e raised to power x and cos y is a constant term. Similarly, if I will find del u by del y, you will get here minus e raised to power x sin y. Similarly, here if I will derive it partially with respect to x, del v by del x is equal to e raised to power x sin y, and del v by del y is equal to e raised to power x cos y. अब जरा कंडीशन नंबर 1 चेक करो, क्या यहाँ पे आपका del u by del x इक्वल नहीं है del v by del y के? यस, del u by del x दिस एंड del v by del y दिस, दोनों आपस में इक्वल हैं। एंड कंडीशन नंबर 2 क्या होती है, del u by del y शुड बी इक्वल टू होना चाहिए माइनस del v by del x। तो del u by del y कितना है, माइनस ऑफ दिस है, और अगर मैं इस क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हेंस सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब आप कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 थी आपके पास डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे देखो आपका डेल यू बाय डेल एक्स है, ये फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस वाई। हमने डिस्कस किया था ई रेज टू पावर एक्स इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड कॉस वाई इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से whatever the value of x and y I will put here, this always attains a finite value. Similarly, whatever the value of x is there, whatever the value of y will be here, it always attains a finite value. So we can write in this way, since del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y attains a finite value for all x and y, for all x and y. So these functions are continuous, so these functions are continuous for all x and y. Hence, both conditions are satisfied
both conditions are satisfied, therefore the given function is analytic in the entire z domain. Analytic in the entire z domain. तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो गया क्वेश्चन का. तो आपको प्रूव करना था द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक इन द एंटायर जेड प्लेन. अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. आपको गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड और यू हैव टू प्रूव, और इसका एक पार्ट और रह गया, आपको एफ प्राइम जेड निकालना था. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ प्राइम जेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी बाय डेल एक्स. अब डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस आइटा, एंड डेल वी बाय डेल वाई क्या था आपके पास, ई रेज टू पावर डेल वी बाय डेल एक्स, सॉरी ये था ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई. अब यहाँ से आप ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं. ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई, और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर, दिस पार्ट कैन बी एक्सप्रेस एज ई रेज टू पावर आइटा वाई. तो दिस पार्ट विल बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस आइटा वाई, एंड एक्स प्लस आइटा वाई इज जेड. तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड. और आपको पता है ई रेज टू पावर जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर जेड ही होता है. अब आपके पास सेकंड पार्ट आता है, शो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द एंटायर जेड डोमेन एंड फाइंड आल्सो इट्स डेरिवेटिव. तो जब भी आपको फंक्शन एफ ऑफ जेड की फॉर्म में हो, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड यू एंड वी. तो एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आइटा वाई, एंड साइन ऑफ जेड, यू नो जेड, जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई. अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करो, साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट. तो दिस इज u प्लस आइटा वाई, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स. यहाँ पे आपका कॉस के साथ एंगल में आइटा वाई है, तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि कॉस के साथ अगर एंगल में आइटा आ जाए तो ये बन जाता है कॉस हाइपरबोलिक वाई अब प्लस कॉस एक्स. अब यहाँ पे साइन के साथ एंगल में आइटा वाई है, अगर साइन के साथ आपका आइटा आ रहा है तो आइटा आपका बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई. सिर्फ कॉस के केस में और सीकेंड के केस में आइटा बाहर नहीं आता, बाकी साइन का केस हो, टेन का केस हो, कॉट का केस हो, उसमें आइटा आपका बाहर आ जाता है और बन जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन. अब ये मेरा रियल क्वांटिटी है और ये मेरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. तो यहाँ से रियल पार्ट इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया आपका, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई. अब आप इसका करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डेल यू बाय डेल एक्स कितना हो गया आपके पास, कॉस एक्स कॉस एच वाई, और डेल यू बाय डेल वाई कितना हो गया यहाँ से, कॉस हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, माइनस नहीं आता है इसके अंदर. ये हो गया आपके पास साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई. सिमिलरली अगर यहाँ से हम निकालें डेल वाई बाय डेल एक्स, तो कॉस का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई एज इट इज़, एंड डेल वाई, sorry this part is v, actually I'm sorry, this part is v del v by del y, this is equal to cos x, and sin h y का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos h y. अब जरा देखो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, क्या यहाँ पे आपका डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, यस दीज टू क्वांटिटी आर इक्वल. Is del u by del y is equal to minus del v by del x? Yes. This is a positive sign. Here is negative sign. If I will multiply by minus, it become positive. So these are equal. Hence, CR equation is satisfied. CR equation is satisfied. अब आपके पास आता है नेक्स्ट पार्ट. आपको क्या करना है, आपको कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करनी है. कंडीशन नंबर 2 में देखो आपके पास, कंडीशन नंबर 2 में ये फंक्शन आपका क्या है, कॉस और हाइपरबोलिक फंक्शन है आपके पास. तो वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इट अटेन्स ए फाइनाइट वैल्यू. तो सेम स्टेटमेंट डालनी है आपको इसके अंदर, फॉर ऑल एक्स एंड वाई दीज फंक्शंस अटेन्स ए फाइनाइट वैल्यू. सो
दीज फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स एंड वाई। जो पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी सेम स्टेटमेंट लिखनी है। हेंस बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डेल यू बाय डेल एक्स आपके पास है कॉस एक्स कॉस एच वाई प्लस आइटा, और आपके पास डेल वी बाय डेल एक्स है माइनस साइन एक्स साइन एच वाई, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस साइन एक्स साइन ऑफ एच वाई। अब यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, ये हो गया कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक वाई है, क्या मैं इसको लिख दूँ कॉस आइटा वाई, क्योंकि कॉस के एंगल में अगर आइटा है तो ये बन जाता है कॉस एच वाई। सिमिलरली यहाँ से माइनस साइन एक्स को आप बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे आइटा हो गया मल्टीप्लाई बाय साइन हाइपरबोलिक एच वाई हो गया, इसको लिख दो साइन ऑफ आइटा वाई, क्योंकि साइन के एंगल में अगर आइटा है तो आइटा बाहर आ जाता है और ये बन जाता है साइन हाइपरबोलिक वाई। अब ये आइडेंटिटी क्या लग गई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, और कॉस ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई कितना होता है जेड, तो ये हो गया कॉस ऑफ जेड। तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस जेड। ये आपका पार्ट आ गया। अब आता है ये वाला फंक्शन। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड एक्स वाई होल स्क्वायर रूट is not regular, means not analytic at the origin, although CR equation is satisfied there। तो आपको बात करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट की। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ऑरिजिन। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड गिवन है ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एट ऑरिजिन के ऊपर, बट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ऑरिजिन। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट की बात चल रही है। अब देखो जरा, सबसे पहले कोई भी फंक्शन गिवन हो सबसे पहले आपको u और v निकालना है। तो ये f ऑफ z को रिप्लेस कर दिया आपने u प्लस आइटा v से, और राइट साइड तो ऑलरेडी x और y की फॉर्म में है तो इसको आपने सेम रखा मॉड। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है u, राइट साइड में रियल पार्ट कितना है मॉड एक्स वाई अंडर द रूट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है v, और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको डेल यू पर डेल एक्स निकालना है एट ऑरिजिन पे। अब एक चीज़ देखो जरा, सपोज करो मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू यहाँ पे रूट एक्स। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, ये आएगा 1/2 रूट एक्स। अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा आपके पास। तो बेसिकली ये बताने का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट की बात चल रही है उस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप ज़रूर चेक करो कि उस पॉइंट को, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उसमें वो पॉइंट पुट करें, और पॉइंट पुट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है तो आपको उसको डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं करना, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है। मतलब क्या है, अगर मैं इस u का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे रूट में है आपके पास तो नेचुरली नीचे आपका एक्स वाई आएगा, और बात कर रहे हैं पॉइंट कौन सा है, ऑरिजिन। अगर डिनोमिनेटर में आपका एक्स वाई आ गया तो आपको x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 समथिंग अपॉन 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो हमें क्या बात करनी है, हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स एट ऑरिजिन पे। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे u को किया डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है कि x तो मेरा वेरिएबल है और y मेरा कांस्टेंट है, ये मतलब हो गया इसका। और बात कहाँ पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑरिजिन पे। ऑरिजिन पे मेरा x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, लेकिन y को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ तो y तो 0 हो गया, लेकिन x को मैं लेके चल रहा हूँ वेरिएबल, तो हम लेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y तो मेरा 0 है ही, x इज नॉट 0, x इज अप्रोचिंग टू 0 बिकॉज x इज अ वेरिएबल, तो x को आप कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर सकते। तो डेरिवेटिव कितना आ गया, लिमिट x टेंड टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, u किसका फंक्शन होता है, x एंड y का,
तो x तो मेरा वेरिएबल है और y मेरा कांस्टेंट है, कितना है y 0 है ओरिजिन पे। माइनस किस पॉइंट पे निकालना है, आपको निकालना है ओरिजिन पे, तो x की जगह 0, y की जगह 0, डिवाइड बाय चेंज इन क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो x माइनस 0, क्योंकि 0 क्या है मेरा ओरिजिन पॉइंट है मेरे पास, राइट। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब u की वैल्यू गिवन है आपको, तो यहाँ पे x की जगह तो x रखो और y की जगह यहाँ पे 0 रखो, तो यहाँ पे x की जगह x रखेंगे, y की जगह 0, तो ये 0 बन जाएगा। माइनस u 0 0, x को 0 y को 0, ये 0 हो गया और नीचे कितना हो गया x, और ऊपर कितना आ गया 0, नीचे कितना आ गया x, एंड 0 अपॉन समथिंग कितना होता है हमेशा 0। अभी यहाँ लिमिट पुट नहीं की, लिमिट पुट किए बिना ही यहाँ पे 0 आ गया। अब आप निकालो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई। अब डेल यू बाय डेल वाई का मतलब क्या है, y मेरा वेरिएबल है और x मेरा कांस्टेंट है, तो y वेरिएबल है तो क्या लेंगे यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे u का निकालें डेरिवेटिव u। अब आपका वेरिएबल क्या है मेरा y और x क्या है मेरा कांस्टेंट, और बात कर रहे हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन पे x कितना हो गया 0 और y को लेना है वेरिएबल। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ओरिजिन पे, तो x भी 0 y भी 0। अब की बार कितना आएगा, चेंज इन y मतलब y माइनस 0। अब डाल दो यहाँ पे वैल्यू, तो ये कितना हो गया आपके पास लिमिट y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे x की जगह पुट किया आपने 0, तो ये पार्ट 0 बन जाएगा u की वैल्यू, और यहाँ पे x भी 0 y भी 0, ये भी 0 हो गया, और डिवाइड बाय y, तो ये भी कितना आ गया 0। अब आपके पास यहाँ पे v की वैल्यू कितनी गिवन थी 0, तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की, तो डेल v बाय डेल x 0 आएगा और डेल v बाय डेल y भी 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स मेरा इक्वल आ गया डेल वी बाय डेल वाई के, क्योंकि दोनों ही वैल्यू 0 है, और डेल यू बाय डेल वाई मेरा इक्वल आ गया माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है, 0 लो या माइनस 0 लो, बात एक ही है। तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन। ये मेरा पहला पार्ट आ गया। अब आपका सेकंड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट आपको लेके चलना है कि फंक्शन सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन फंक्शन आपका एनालिटिक ना हो। तो हमें कंडीशन नंबर 2 लगानी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 2 में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक था डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वी मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और लिखा था एफ प्राइम जेड मस्ट बी अ यूनिक वैल्यू। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एफ प्राइम जेड, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट की बात चल रही है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एफ प्राइम जेड, और कहाँ पे निकालना है, ऑरिजिन पे। तो आपको निकालना पड़ेगा जेड इज इक्वल टू 0, ऑरिजिन की बात करनी है। तो आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ऑरिजिन पे लेना है, तो लिमिट क्या लोगे, जेड टेंड टू 0। यहाँ पे लिखोगे आप एफ ऑफ जेड, जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, और किस पॉइंट पे करना है, ऑरिजिन पे, तो माइनस एफ ऑफ 0, और फिर क्या करोगे यहाँ पे z माइनस 0। तो आपको पता है कि आपका z क्या होता है, x प्लस आइटा y। इसका मतलब क्या हो गया, x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0, और f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या वैल्यू थी, मॉड एक्स वाई का अंडर रूट माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ z आपको गिवन है, एफ ऑफ 0 का मतलब है कि z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 का मतलब है x भी 0 y भी 0। तो एफ ऑफ z ये रहा, जब x को 0 y को 0 पुट के यहाँ पे 0 हो जाएगा, और z कितना है आपके पास, x प्लस आइटा y। ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो यूनिक वैल्यू का मतलब क्या है, कि आपके पास सपोज इस पॉइंट पे आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और अगर इस पॉइंट पे आपको f डैश 0 यूनिक मिलता है, यूनिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सपोज इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ या इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब किसी भी पाथ को फॉलो करके अगर मैं ऑरिजिन पे पहुँच रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू मुझे यूनिक मिल रही है, किसी भी पाथ को फॉलो कर तो सेम वैल्यू मिल रही है, तो हम बोलेंगे f डैश 0 इज यूनिक। तो मुझे पाथ लेना पड़ेगा, तो मैंने पाथ लिया, कंसीडर अब पाथ ले लिया मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स, ये मेरा पाथ हो गया। m क्या है, स्लोप। अगर मैं m की वैल्यू को चेंज करूंगा तो नेचुरली मेरा पाथ क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है मेरे पास, राइट। m को अगर 0 ले लूँगा तो पाथ मेरा ये वाला हो गया, m को 1 ले लूँगा तो पाथ मेरा 45 का एंगल ब्रैकेट लाइन आ गई, m को अगर वैल्यू वेरी हाई ले ली तो राउंड अबाउट ये वैल्यू आ गई, m को नेगेटिव ले लिया तो ये वाला पाथ हो गया मेरे पास, राइट। तो मैंने पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स। अब y की जगह यहाँ पे एम एक्स पुट कर दो,
तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लिमिट x टेंड टू 0 रह जाएगा, क्योंकि मैं y की जगह mx डाल रहा हूँ तो पूरी इक्वेशन जो है आपकी x के फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए y की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया x, y की जगह कितना आ गया आपके पास mx मॉड, और पूरे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय कितना हो गया x प्लस आइटा, y की जगह कितना हो गया mx। तो यहाँ से कितना हो गया, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x मेरा कॉमन आके बाहर आ गया रूट से, और रूट में कितना रह गया मेरा मॉड m, और डिवाइड बाई यहाँ नीचे से भी आपका x कॉमन आ गया, 1 प्लस कितना हो गया आइटा m। ये x और एक कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x तो रहा ही नहीं, तो कितना आ गया सिर्फ आपका मॉड m डिवाइड बाय कितना आ गया 1 प्लस आइटा m आ गया। अब देखो यहाँ पे जो f डैश 0 आया है, जो आपका f प्राइम 0 है, ये डिपेंड कर रहा है m के ऊपर। इसका मतलब अगर मैं m को चेंज करूंगा, मतलब पाथ को चेंज करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो f प्राइम 0 है, इट इज़ नॉट यूनिक, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन m। तो इसका मतलब क्या हो गया, f प्राइम 0 इज नॉट यूनिक एज ए डिपेंड ऑन m और पाथ, डिपेंड ऑन m और पाथ। Therefore, the second condition does not satisfy in this case. Hence, the function is analytic, function satisfies CR equation at the origin, but not analytic at the origin, because second condition gets fail here. Now, question number 3. Question number 3 is prove that again the function given है, आपको वही सेम स्टेटमेंट है कि आपको प्रूव करना है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे ऑरिजिन पे, बट नॉट एनालिटिक हो एट ऑरिजिन पे। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे दो कंडीशन है, z नॉट इक्वल टू 0 के लिए गिवन है और एक z इज इक्वल टू 0 के लिए गिवन है। तो आप सबसे पहले मैं u निकाल रहा हूँ यहाँ से, f ऑफ z क्या होता है u प्लस आइटा v, u क्या होता है यहाँ पे रियल पार्ट निकालो। रियल पार्ट कितना आएगा यहाँ से x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई क्यूब इंटू 1 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा रियल पार्ट आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट कितना होगा राइट साइड में, देखो एक्स क्यूब इंटू आइटा, एक्स स्क्वायर इंटू आइटा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ही है ना, ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, ये एक्स क्यूब है आपके पास फंक्शन, तो यहाँ पे आपका एक्स क्यूब रहेगा, ठीक है, एक्स क्यूब और डिवाइड बाय कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको पहली कंडीशन आपको सेटिस्फाई क्या करवानी है, CR इक्वेशन कहाँ पे, ऑरिजिन पे। अब अगेन ध्यान दो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो लगाना पड़ेगा कॉशन रूल, और आपको पता है कॉशन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब डेरिवेटिव करने के बाद नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, और अगर मैं x को 0 y को 0 पुट कर दूँ तो आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इसका डेल यू बाय डेल एक्स। बोलो फॉर्मूला क्या होगा डेल एक्स का, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि x मेरा वेरिएबल है यहाँ पे आपके पास, क्या लूँगा x टेंड्स टू 0, राइट। अब बात कर रहे हैं ऑरिजिन की, तो y मेरा कांस्टेंट है, ऑरिजिन पे y कितना होगा 0, बट x को हम क्या लेके चल रहे हैं वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u, x मेरा वेरिएबल है, y मेरा 0 है, माइनस किस पे निकालना है, ऑरिजिन पे, तो x भी 0 y भी 0 और डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ पे x माइनस 0। तो यहाँ से कितना हो गया, लिमिट x टेंड टू 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे x ही रहने दोगे और y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल है, x रह गया आपके पास, माइनस u0 अब u0 के लिए देखो ये पॉइंट गिवन है आपके पास, z इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू एफ जेड की कितनी है 0 है, इसका मतलब u मेरा 0 है ओरिजिन पे और मेरा v भी 0 है ओरिजिन पे, तो यहाँ से उठा के पॉइंट डालना है, तो u0 कितना है 0 और डिवाइड बाय कितना हो गया x माइनस 0, वैल्यू कितनी हो गई 1, कैंसिल हो गया। अब आप निकालो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई, आपकी बार आपका y वेरिएबल है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया u, आपकी बार x कांस्टेंट है, y मेरा वेरिएबल है, और कहाँ निकालना है ऑरिजिन पे, 0 0 हो गया,
और नीचे कितना हो गया y माइनस 0। डाल दो वैल्यू इसके अंदर, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर कितना हो गया माइनस वाई, और ऑरिजिन पे वैल्यू कितनी थी 0 थी, और डिवाइड बाय y माइनस 0, तो कितना आ गया -1। अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स। अब डेल वी बाय डेल एक्स निकालो यहाँ से। अब x मेरा वेरिएबल है, क्या लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x मेरा वेरिएबल है, y मेरा कांस्टेंट है, माइनस v00 अपॉन x माइनस 0, लिमिट x टेंड टू 0, vx0, y को 0 पुट किया, x ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर कितना रह गया x, और ऑरिजिन पे v की वैल्यू कितनी गिवन थी 0, और नीचे कितना है x माइनस 0, वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से निकालो डेल v बाय डेल y, ये कितना हो गया आपके पास, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो गया v, अब की बार x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, माइनस ऑरिजिन पे निकालना है, और नीचे कितना हो जाएगा y माइनस 0। पुट करो वैल्यू, लिमिट y टेंड्स टू 0, v0y, अब की बार x को 0 पुट करोगे, y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर कितना रह गया y, v00 पे v की वैल्यू 0 थी, नीचे कितना हो गया y माइनस 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब चेक करो क्या यहाँ पे आपका डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल नहीं है डेल वी बाय डेल वाई के, 1 इज इक्वल टू 1। एंड कंडीशन नंबर 2 क्या होती है, डेल यू बाय डेल वाई, कौची की कंडीशन नंबर 2, शुड बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। यस, यहाँ -1 है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 हो जाएगा, तो हैंस सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन, एट ऑरिजिन। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कंडीशन नंबर 2, मतलब कंडीशन नंबर 2 की थी एफ प्राइम जेड अगर यूनिक आता है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होके फंक्शन बन जाएगा एनालिटिक, लेकिन अगर कंडीशन नंबर 2 फेल हो जाती है, मतलब एफ प्राइम जेड इज नॉट यूनिक वैल्यू आ गई, तो मेरा कंडीशन नंबर 2 फेल हो जाएगा और फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट एनालिटिक। और आपको निकालना कहाँ पे है, ऑरिजिन पे। तो अगेन लगाओ फॉर्मूला, क्या करेंगे यहाँ पे, एफ प्राइम 0, क्योंकि ऑरिजिन पे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट ऑरिजिन की बात चल रही है, जेड टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना होगा, एफ ऑफ जेड माइनस किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ऑरिजिन पे, और डिवाइड बाय कितना हो गया, जेड माइनस 0। तो यहाँ से कितना हो गया, लिमिट जेड की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स टेंड्स टू 0 और वाई टेंड्स टू 0। एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दो, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधा यहाँ पे, ये था एक्स क्यूब 1 प्लस आईटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आईटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 0 कितना गिवन था, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी गिवन थी, 0, तो ये हो गया -0, और डिवाइड बाय कितना हो गया, z माइनस 0, जेड की जगह पुट कर दिया x प्लस आईटा वाई। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू टेक ए पाथ, कंसिडर द पाथ y इज इक्वल टू mx, ये पाथ ले लिया आपने। अब y की जगह mx पुट करोगे, पूरी इक्वेशन आपकी x की फॉर्म में आ जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ लिमिट डाल दो, x टेंड्स टू 0 और y की जगह mx पुट कर दो, ये हो गया एक्स क्यूब 1 प्लस आईटा माइनस वाई क्यूब, कितना होगा y की जगह, m क्यूब एक्स क्यूब 1 माइनस आईटा, और डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू ये वाला पार्ट कितना हो गया, x प्लस आईटा, y की जगह कितना हो गया, mx। तो यहाँ से कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब न्यूमरेटर से आपका एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, ये हो गया 1 प्लस आईटा, यहाँ से कितना हो गया, माइनस एम क्यूब 1 माइनस आईटा। सिमिलरली फ्रॉम द डिनोमिनेटर आपका यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई पे यहाँ से एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ से एक्स क्यूब आपका कॉमन आ गया, 1 प्लस कितना हो गया यहाँ पे, एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस आईटा एम, दिस पार्ट इज कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, x तो रहा ही नहीं यहाँ पे, ये वाला मेरा आंसर आ गया। अगेन यहाँ पे m निकल के आ गया, इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन m, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट्स मीन f प्राइम 0 इज नॉट यूनिक, f प्राइम 0 इज नॉट यूनिक एज इट डिपेंड्स ऑन m, मीन्स पाथ। तो स्टेटमेंट वही लिख देंगे, सेम स्टेटमेंट, hence f of z satisfy CR equation
at origin but not analytic at origin, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन। आपको इसका एग्जामिन करना है। क्वेश्चन तो सेम ही है जैसे पीछे क्वेश्चन था। अब सबसे पहले आपको पास चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो की बात चल रही है आपके पास, तो हमें जीरो पे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा आपके पास। तो जीरो की बात चल रही है, तो पहले u की वैल्यू निकालो। u क्या है यहाँ का, रियल पार्ट। तो u कितना होगा, बोलो रियल पार्ट कितना है यहाँ पे, इस पार्ट को आपने x से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा यहाँ पे x³ y5 डिवाइड बाय x4 प्लस y10, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो y से, तो x² y6 डिवाइड बाय x4 प्लस y10। अब अगेन देखो, अगर मैं इसका डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू अप्लाई द कॉशन रूल। इन द कॉशन रूल वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम ऑरिजिन पुट करेंगे तो आपको x भी 0 पुट करना पड़ेगा, y भी 0, तो डिनोमिनेटर विल बिकम 0, तो फंक्शन विल नॉट डिफाइन। तो अल्टीमेटली वी हैव टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स। तो बिकॉज ऑरिजिन की बात चल रही है, x मेरा वेरिएबल है, तो बोलो फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे, लिमिट लोगे आप x टेंड्स टू 0, u x इज वेरिएबल बट y इज कांस्टेंट, माइनस u ऑरिजिन की बात चल रही है, दोनों 0 0, और डिवाइड बाय x माइनस 0। जरा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह आपने x डाला, y की जगह आपने 0 डाला, तो ये पर तो 0 ही हो गया 0 डालने से। और u 0 0 पे क्या वैल्यू दे रखी थी आपको, 0 दे रखी थी, और नीचे आपका कितना है x, तो ये मेरा पूरा 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम निकालें यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई, तो यहाँ से कितना आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, आपकी बार x मेरा कांस्टेंट है, y मेरा वेरिएबल है, माइनस u 0 0 और डिवाइड बाय y माइनस 0। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और u 0 0 पे 0 है और नीचे y है, तो ये भी मेरा 0 हो गया। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करोगे, डेल वी बाय डेल एक्स, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, एक बार x को 0 पुट करना पड़ता है, एक बार y को 0, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप कर लेना क्वेश्चन, ये भी 0 आ जाएगा। तो हेंस सभी 0 है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन, सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा यहाँ पे, एफ प्राइम 0। एफ प्राइम 0 का फॉर्मूला कितना हो गया, लिमिट z अप्रोचिंग टू 0, एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0। डाल दो एफ z की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, x² y5 इंटू एक्स प्लस आइटा वाई डिवाइड बाय x4 प्लस y10, x4 प्लस y10 माइनस f0, तो 0 ही है, छोड़ रहा हूँ पार्ट को, इस वाला पार्ट f0 0 है, अपॉन z कितना हो गया, x प्लस आइटा वाई। तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो मेरा कैंसिल हो गया। अब पाथ लेके चलो, सॉरी जरा मैं पेज इंसर्ट कर दूँ यहाँ पे एक। अब यहाँ पे आप पाथ लेके चलो, कंसिडर द पाथ क्या ले लिया आपने, y इज इक्वल टू आपने mx पाथ ले लिया। अब डाल दो वैल्यू यहाँ पे लिमिट रह जाएगा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आ गया x² और y की जगह कितना आएगा mx, तो ये कितना हो जाएगा m5 और ये कितना आ जाएगा x5। डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपका x4 प्लस कितना आ गया m10 और ये कितना आ गया x10। तो ऊपर से आपके पास जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो आ रहा है कॉमन आपका x रेज़ टू पावर 7 ही है, और यहाँ m5। डिनोमिनेटर से आपका x रेज़ टू पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस m10 x6। अब यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल होकर कितना हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल होकर हो गया आपका x³ m5 और डिवाइड बाय कितना हो गया 1 प्लस m10 x6, और लिमिट कितनी है x टेंड्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो मेरा वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन m,
तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं फंक्शन मेरा क्या है यहाँ पे, एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन हम बात कर रहे थे पाथ की। अभी तक मैंने पाथ क्या लिया, स्ट्रेट पाथ लिया, मतलब एलोंग ए लाइन लिया। हो सकता है पाथ मेरा कर्व्ड पाथ हो। कर्व का पाथ का मतलब है किसी भी कर्व के थ्रू आ रहा हो यहाँ पे, राइट, कोई भी कर्व इस टाइप से। क्योंकि पाथ तो आपका हो सकता है स्ट्रेट लाइन में ना हो, वो थ्रू एनी कर्व हो। तो अभी हम कर्व की बात करनी है, तो क्या करेंगे इसके लिए बहुत इजी तरीका लेने का। आपका डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, y10 प्लस x4। तो आप क्या करो, y10 इज इक्वल टू x4 पाथ ले लो, क्योंकि ये पाथ बन जाएगा ना आपके पास, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। मैं क्या लेके चल रहा हूँ, देखो, कंसिडर द पाथ लिया y10 इज इक्वल टू x4। तो यहाँ से मेरा y5 कितना आ गया, x2। दिस इज अ पाथ, एनी पाथ। तो जब भी आपको पाथ चूज़ करना हो, पहले तो पाथ चूज़ करना है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, वो तो y इज इक्वल टू mx होता है। और दूसरा क्या करोगे, अगर उसमें सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब फंक्शन जो है वो आपका यूनिक बन जाता है, तो आपको डिनोमिनेटर को देखते हो, जो भी y की पावर गिवन है और जो भी डिनोमिनेटर में x की पावर गिवन है, दोनों को आपस में इक्वल ले लो। तो y10 इज इक्वल टू x4 और y5 कितना होगा, x2। तो डाल दो वैल्यू इसके अंदर फंक्शन में। ये फंक्शन दे रखा था, ये वाला पार्ट आपके पास, डाल दो वैल्यू यहाँ पे। तो लिमिट कितनी हो गई यहाँ पे, x टेंड्स टू 0। तो वहाँ लिखा हुआ था आपका x² इंटू y5 की जगह x² आ गया। और नीचे कितना है, x4, और y10 की जगह आपका x4 आ गया। तो ऊपर कितना आया, x4 आया, और नीचे कितना आया, 2x4, और ये कैंसिल होकर कितना होगा, 1/2। अब यहाँ देखो, जब मैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन गया तो मेरा आंसर कितना आया, 0 आया। जब मैं अलोंग दिस कर्व गया, इस कर्व के अलोंग, तो मेरा f'0 कितना आया, 1/2 आया। इसका मतलब है अगर मैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं अलोंग एनी कर्व जा रहा हूँ तो मुझे 1/2 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब f'0 इज़ नॉट यूनिक। तो दिस इम्प्लॉइज f'0 इज़ नॉट यूनिक। तो स्टेटमेंट सेम लिख देंगे ओनली, हेंस द फंक्शन satisfy CR equation at the origin but not analytic at the origin, and this question is very important। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम